वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने आपको वादा किया था आपके सभी के साथ, मैं बीएससी की सारे लेक्चर शुरू करूंगा, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो और एमएससी की भी हो, जिसमें मैं सभी पेपर्स पर कंटेंट पे डिस्कस करूंगा। अभी लेटेस्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पोर्शन पे डिस्कस किया, अभी उस पर क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं जो लेकर के आया हूँ वो लीनियर अलजेब्रा लेकर के आया हूँ। और लीनियर अलजेब्रा जो कि आप जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, चाहे आपके सिलेबस के अनुसार चले तो सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर हम बताना चाहें तो आईआईटी जैम या गेट या नेट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए लीनियर अलजेब्रा का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है। साथ में बहुत से एमएससी एंट्रेंसेस हैं, चाहे बीएचयू हो, चाहे कोई अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या आईआईटी जैम के थ्रू एंट्रेंस हो, वहाँ पर भी लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चंस बहुत इजी और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप निकाल सकते हैं, जैसे डायमेंशन हुआ, रैंक हुआ या कुछ भी ऐसे इजी क्वेश्चंस जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप देखते ही कह सकते हैं कि उसके आंसर के रिजल्ट क्या होंगे, जिसमें आपको सोल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ तो थ्योरम बेस्ड होते हैं कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं, सब स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, 2-4 स्टेप, और हमें सोल्यूशन मिल जाता है। आज जो मैं कंटेंट लेकर आया हूं वो आपके लीनियर अलजेब्रा पर है, जो कि सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर, दिस इज फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने उसका कंटेंट बनाया है उस चैप्टर्स का, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो भी थर्ड ईयर की स्टूडेंट है मैं उनको भी बता दे रहा हूँ, मैं जल्द ही उनके जो बाकी पेपर्स हैं कॉम्प्लेक्स मैंने बना दिया है, वो प्लेलिस्ट में आप जरूर वॉच करिएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। और एमएससी का भी उसमें मैंने कंटेंट डाला है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा, एमएससी वाले स्टूडेंट प्रीवियस के। और जो रियल एनालिसिस है और एलपीपी हुआ, न्यूमेरिकल एनालिसिस हुआ, वो भी मैं जल्द ही कंटेंट चैप्टर वाइज डालने वाला हूं। मेरे प्लेलिस्ट में आप सारे चैप्टर्स देखेंगे चैप्टर वाइज, इसलिए मेरे चैनल पर आप अपडेट रहिएगा। और जो न्यू व्यूअर है मैं उनसे कह दे रहा हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट सदैव मिलता रहे। चलिए आज डिस्कस करते हैं लीनियर अलजेब्रा पे। आज देखिए इंट्रोडक्शन अबाउट द लीनियर अलजेब्रा। आज यहाँ पर मैं लीनियर अलजेब्रा का सारा बेसिक्स बताऊंगा, जो आपके शायद आपको आप पढ़ भी चुके होंगे, बहुत से स्टूडेंट पढ़े भी होंगे डिफरेंट टीचर से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट प्रोफेसर से। शायद उन्होंने वो चीजें उनको बताई हों लेकिन वो फोकस ना की हों, या शायद कोई बताया ही ना हो। वो सारी बातें मैं आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं कहूँगा मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के सारे कंटेंट मिलने वाले जो आपके सिलेबस से लेकर के आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में महत्व दे, इंपॉर्टेंस दे, ऐसे कंटेंट में जरूर डालूंगा। और मुझे सुनने में आ रहा है बहुत से बच्चे एमएससी का पढ़ना चाह रहे हैं, एंट्रेंस का पढ़ना चाह रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस जैसे आईआईटी जैम का तैयारी हुआ या बीएचयू जैसी तैयारियां हुआ, बीएचयू के एंट्रेंस हुआ बीएचयू एमएससी के लिए, या चाहे टीडी कॉलेज एमएससी के लिए, या कोई भी अदर कॉलेज के एंट्रेंस डाले एमएससी में, अगर वो पढ़ना चाहते हैं मेरे इस चैनल पे तो मैं उनको अलग से उनके लिए वीडियो बना सकता हूं। लेकिन मैं थ्योरी पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि भाई जो बीएससी के सारे सिलेबस होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, वो जाकर के आते हैं एमएससी के एंट्रेंस में। तो मतलब वहाँ से अगर देखा जाए तो 3-3, 6-4, 10 पेपर मिला के आपके कंटेंट आने वाले हो। और मैं आपको 10 पेपर इतने कम समय में नहीं तैयारी करा सकता हूँ, मैं तैयारी करा सकता हूँ क्वेश्चंस पे। अगर आप सब मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे कि हाँ मैं एमएससी एंट्रेंस मैंने फॉर्म भरा है, मैं भी एग्जाम देने वाला हूँ, आप तैयारी के लिए स्टार्ट करिए सर क्लास, तो मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि करीब होगा 500 से 1000 क्वेश्चन के एक सीरीज में चालू करूँगा, 500 से 1000 क्वेश्चन का, जिसमें डेली मेरी कोशिश होगी कि आपकी जो भी कोई एग्जाम होगा, जैसे बीएचयू का भी कोई डेट नहीं आया, टीडी कॉलेज कोई डेट नहीं आया एंट्रेंस एग्जाम का, जो भी है संभावित डेट है, तो जैसे ही कोई भी संभावित डेट किसी का भी क्लियर होगा, मैं तब तक 500 से 1000 क्वेश्चन तक आपको पहुंचा दूंगा। ये प्रैक्टिस जो भी होगा वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के तीनों पेपर मिला के, यहाँ 3 और यहाँ 4, कुल 10 पेपर पर मैं डिस्कस कर दूंगा लगभग।
मतलब इनके प्रॉब्लम सारे मिक्स टाइप के होंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पर बोर्ड पर हो सकता है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव कैसे टेकल करना वो बताऊंगा मैं। लेकिन हो सकता है कि उसमें बहुत समय लगे कि क्वेश्चन लिखूं मैं यहाँ बोर्ड पर और समझाऊं, तो उसके लिए मैं हो सकता है कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाऊं। जैसे क्वेश्चंस आपको मैं स्क्रीन पर ही समझा दूं, मतलब जैसे आपको मैं कहना चाहूँगा तो मैंने कुछ 9th 10th 11th की वीडियो बनाए हैं शुरू में, तो आप जाके देखिए, वहाँ पे मैंने लैपटॉप पे बैठ करके बाकायदे बच्चों को क्वेश्चन पे डिस्कशन किया। तो उस तरह का कंटेंट मैं दे सकता हूँ आपके लिए, और इससे ज़्यादा थ्योरी तो मैं जो इस समय रेगुलर डाला हूँ वो आप वॉच करिए, वो आपके लिए कन्फर्म है कि आपको वहाँ से हेल्प मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट पर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारा कोशिश होता है कि वीडियो जो है लंबा ना बने, आपको बोरिंग ना हो, आपका जो टॉपिक है उसी पर डिस्कस हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो लीनियर अलजेब्रा का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है भाई? एमएससी में, आफ्टर बीएससी कहाँ इंपॉर्टेंस है? एमएससी में है। और एमएससी में जैसे एमएससी आप कर लेते हैं तो वहाँ से आपको क्या महत्व देता है, जैसे आप एंट्रेंस कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में देता है एमएससी के, आईआईटी जैम में देता है, गेट में देता है, और सीएसआईआर नेट या पीएचडी एंट्रेंस, वो सभी जगह लीनियर अलजेब्रा से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एक मिनिमम है किसी भी एवरेज एग्जामिनेशन में, उससे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें मैं बेसिक्स पे डिस्कस करूंगा। तो वेक्टर्स इन आरएन, आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूं, वेक्टर्स इन आरएन। ये आरएन क्या है? देखिए, मैं जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है जिसको आप आर से डिनोट करते हैं, मैं अलजेब्रा में उसे बोल्ड आर से डिनोट करता हूं। आप चाहे बोल्ड आर भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ, वो मेरा वही है सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर अगर आप देख रहे हैं आर के पावर एन, इनके वेक्टर्स पे डिस्कस करने वाले हैं। अब इनका वेक्टर्स क्या है आर के पावर एन? ये एन क्या है? एन का मतलब होता है डायमेंशन। अभी आगे आपको मैं बताऊंगा डायमेंशन क्या होता है, अभी आप जानते हैं एन डायमेंशन होता है। और आर क्या होता है? ये तो सेट ऑफ रियल नंबर होता है जो कि आप जानते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एन डायमेंशन भी होता है, एन को टपल्स भी बोलते हैं। जैसे ये जो है, अगर हम पढ़ेंगे आर की पावर एन नहीं पढ़ते हैं, आर एन टपल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर एन टपल्स। तो टपल्स होते हैं, इनको हम टपल्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं डिस्कस करना चाहूंगी ये आर एन टपल्स क्या है। तो अगर एन इक्वल टू 1 ले लें, जैसा कि मैंने बताया ये डायमेंशन है, तो आर पावर 1 मीन्स आर बचेगा। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने अभी यही बताया, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो आर एन टपल्स आप अभी जान पाए हैं, ऐसे समझिए, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो एक रियल लाइन ड्रा करूंगा, 0 लूंगा, यहाँ प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, यही तो रिप्रेजेंट करेगा ये। अगर मैं आर एन टपल्स की वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, आर एन टपल्स में अगर एन 1 हो गया मतलब R1 टपल हो गया, R1 टपल में आप खुद देखिए कि जो भी एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। जैसे मैं आपको कह दूं कि 3/2 कहाँ होगा, तो 3/2 इसी रियल लाइन पर होगा। कोई भी इरेशनल नंबर जैसे कह दूं √2 हुआ, वो भी इसी लाइन पर होगा। मतलब वेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो वेक्टर्स में जो भी आएंगे वो इस सेट आर के पावर एन से आएंगे। तो एन अगर 1 है तो ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। दूसरा देखिए, अगर एन इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं तो सेट ऑफ आर R2 हो जाएगा, आर के पावर 2। ये क्या है? R2 हम नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं R क्रॉस R पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? R क्रॉस R। क्रॉस तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, वहां पर हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। आपने अगर पढ़ा होगा A क्रॉस B क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x y such that x belongs to A and y belongs to B। ये कुछ आप चीजें पढ़े होंगे ऑर्डर्ड पेयर में। तो यहाँ पर क्या आता है? ऑर्डर्ड पेयर मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स आता है। तो अगर आर स्क्वायर में आर क्रॉस आर है तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इनके वेक्टर कहाँ पर होंगे? जैसे ये रियल लाइन पर होंगे, इनके वेक्टर्स कहाँ होंगे? अगर ये मान लें आर है एक्स एक्सिस और ये भी वाई एक्सिस आर हो जाएगा। मतलब इसी लाइन पर हम क्या करेंगे, जैसे ये लाइन हमारी आर है, एक परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, वो भी क्या होगी? आर होगी। जैसे 0 से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, वैसे इसमें भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट।
क्लियर है? अब सपोज करिए R क्रॉस R में किस तरह के वेक्टर होंगे? अभी मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं? AB टाइप के। AB टाइप के AB कहाँ होंगे? R क्रॉस R में होंगे। तो अगर A और B मान लीजिए A डिस्टेंस है और ये हमारा B डिस्टेंस है, तो AB कहाँ होगा? सपोज करिए AB हमारा ये कुछ होगा मान लीजिए। तो ये जो वेक्टर्स हैं इसी को हम एक नाम दे सकते हैं U वेक्टर। दिस इज रिप्रेजेंट A कामा B। ओके, तो डायमेंशन अभी मैंने बताया था कि n टू टपल्स है। टपल्स बोलते हैं n टपल्स, 2 टपल्स, 3 टपल्स, 1 टपल्स। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है n का? डायमेंशन। अब आप देखिए अगर A कामा B है मतलब 2 डायमेंशन दिख रहा होगा। एक ये डायमेंशन है, एक इस तरह मतलब 2D प्लेन में है हम, तो यहाँ 2 डायमेंशन हुआ। बात समझ रहे होंगे आप सब। तो R स्क्वायर क्या है? 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 डायमेंशन आप देख रहे होंगे कि 2 पॉइंट है A और B। इसी तरह बहुत वेक्टर हो सकते हैं R क्रॉस R में, क्योंकि R क्रॉस R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। बहुत से पॉइंट आएंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो जितने सारे वैल्यू होंगे वो सारे किस में आएंगे? R क्रॉस R में आएंगे। इसी तरह अगर हम अपनी कॉन्सेप्ट को और बढ़ाएंगे और डिस्कस करें फॉर n इक्वल टू 3 के लिए, तो क्या हो जाएगा? जो रियल लाइन हमारी थी 0 से प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, और उसके परपेंडिकुलर 2 डायमेंशन में आए तो प्लस इनफाइनाइट माइनस R। ये R क्रॉस R था हमारा ये वाला। अगर n इक्वल टू 3 होगा तो मतलब R क्यूब होगा। R क्यूब हम ना लिख के उसको लिखते हैं R क्रॉस R, यही लिखते हैं। और R क्रॉस R का मतलब 3 डायमेंशन वेक्टर। 3 डायमेंशन वेक्टर मतलब हम इसमें से ये लाइन तो ठीक है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर और होगा जो हमारा क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट की तरफ आप समझ सकते हैं। मतलब 2 लाइन ये थी, एक और लाइन है उसमें परपेंडिकुलर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। इसमें कितने होंगे? इसमें 8 क्वाड्रेंट होंगे। कितने होंगे? 8 क्वाड्रेंट। ओके, तो यहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अभी तक आपने पढ़ा था R स्क्वायर, R क्यूब या Rn टपल। ये आप कंफ्यूज होते होंगे कि Rn टपल्स क्या है। आज मैंने आपको बताया कि n 1 होता है तो आप एक रियल लाइन पे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। n 2 होगा तो उसको आप 2D प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। n 3 होगा तो उसे 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पर वेक्टर किस फॉर्म में होगा? यहाँ वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करें तो ABC 3 कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ 2 कंपोनेंट है तो यहाँ कितने होंगे? 3 कंपोनेंट होंगे। इसी तरह आप कहिए सर कितने हो सकते हैं? भाई रियल सेट में से जितने आप बना सकें। रियल सेट में से आप जो भी बनाना है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच आप कोई भी वैल्यू लेके सारे प्लेन में ले सकते हैं। वो सारी वैल्यू कहाँ जाएगी? ट्रिपल R में जाएगी। जब ट्रिपल R में जाएगी, R क्यूब में जाएगी, तो वो हो गया 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशनल आप देख रहे हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट किया डायमेंशन और ये रिप्रेजेंट किया हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। अब वेक्टर्स की बात आप समझ गए होंगे कि इसी चीज को हम एक वेक्टर लिख दें। ये पॉइंट है मान लीजिए ABC। अब इसी को वेक्टर लिखेंगे तो U इक्वल टू हम लिखेंगे A, B और C। U कहाँ जाएगा? U हमारा जाएगा R क्यूब में। U बिलोंग्स इन R क्यूब। अब बात समझ में आ रहा होगा कि जो U, अब इसी तरह हम अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ा दें। अगर n टपल्स पे जाएं तो क्या होगा? n टपल्स मतलब n डायरेक्शन, n डायमेंशन। अब n डायमेंशन भाई कुछ भी हो सकता है, 100 डायमेंशन, 1000 डायमेंशन। मैथमेटिक्स की यही खूबसूरती है कि भाई हम किसी चीज के कॉन्सेप्ट को मतलब अपने मन से कहीं तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो n टपल्स में अगर वेक्टर आएगा, जैसे अभी U आया था हमारा, सपोज करिए AB ना आके A1 A2 आया था, उसी तरह जब 1 डायमेंशन लिए तो केवल A आया था, 2 डायमेंशन लिए ये आया, 3 डायमेंशन में हम उस वेक्टर का नाम रख दिए U के साथ A1 A2 A3, ABC मैंने हटा दिया। अब इसी तरह n डायमेंशन अगर आएगा, सपोज करिए उस वेक्टर का नाम U है, सब में U नहीं रहेगा, मैंने U तो नाम कंसीडर कॉमन किया है, इसका नाम आप कुछ भी कंसीडर कर सकते थे, U डैश कंसीडर कर सकते थे, वो होगा A1 A2 डॉट AN। तो आप समझ सकते हैं कि U क्या रिप्रेजेंट करेगा? U कहाँ वेक्टर होगा? U Rn में होगा। क्यों होगा Rn में? क्योंकि n वेक्टर्स हैं, n टपल्स हैं, और जब n टपल्स वेक्टर होंगे तो आप समझ जाइए वो किस में जाएंगे? R के पावर n में जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो मैं अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ। अब जैसे 2 वेक्टर है, U है और V है। अब इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स पे डिस्कस करना है।
जैसे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? आप कॉमन सेंस लगाइए, दो वेक्टर इक्वल हो रहे हैं, शब्द से क्लियर है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। सपोज करिए दो वेक्टर है यू, एक है a1 a2 डॉट डॉट an, ये कहाँ जाएगा आप खुद बताइए। n टपल्स वेक्टर है, n टपल्स हैं तो कितने जाएंगे? Rn में जाएंगे, अगर a1 a2 R में है तो। और सपोज करिए कि अगर दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जैसे v हो गया, मान लीजिए एक वेक्टर और भी है, v1 v2 vn Rn में है, तो ये दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? आप कॉमन सेंस लगाइए, ये दोनों वेक्टर कब होते थे इक्वल? जैसे आपने पढ़ा होगा 2D डायमेंशन में a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, अगर होता था तो आप फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वल करते थे, सेकंड को सेकंड से इक्वल करते थे। उसी तरह जब इस तरह के दो वेक्टर्स u और v जो कि n टपल्स में मतलब n डायमेंशन वेक्टर्स हैं, और n डायमेंशन के ये जो वेक्टर हैं u और v Rn से आ रहे हैं, अगर इक्वल हो रहे हैं, मतलब u इक्वल टू, अगर हम सपोज करें कि इफ u इक्वल टू v, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि उनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स फर्स्ट पोजीशन का फर्स्ट से इक्वल है, a1 किसके इक्वल है? b1 के, a2 किसके इक्वल है? b2 के, एंड an किसके इक्वल है? bn के। मतलब सारे वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। ये हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इक्वलिटी ऑफ वेक्टर जब आप समझ जाते हैं, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ओरिजिनली जो वेक्टर्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, रो में रिप्रेजेंट करते हैं या कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए उस पर डिस्कस करें। तो वेक्टर्स, कॉलम वेक्टर एंड रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर एंड रो वेक्टर्स। दो वेक्टर्स होते हैं, देखिए, या तो रो में रिप्रेजेंट करेंगे या तो कॉलम। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी मैंने वेक्टर लिखा था a b और c, तो इस तरह मैंने लिखा, तो ये रो वाइज चल रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रो वेक्टर। ठीक, अगर इस वेक्टर को हमसे कह दे कि कॉलम वेक्टर में लिखिए, तो आपको कॉलम में कैसे लिखना होगा? आप ऐसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ABC, और यहाँ लिख देंगे T ट्रांसपोज। क्लियर है? मतलब आपको क्या करना है, जो ये ABC था उसको इस तरह हॉरिजॉन्टली लिख देना है, वर्टिकली लिख देना है, हॉरिजॉन्टली से कन्वर्ट करके, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉलम वेक्टर। अब जनरली मैं बता दूं, जो स्टैंडर्ड बुकें होती हैं, जो अच्छे राइटर्स लिखते हैं, चाहे आपके नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडियन की बात करें, मैथमेटिशियन हुए और या आपके फॉरेनर्स हुए, जो भी तैयारी की बुकें हैं, मैं उन्हें नोवाच किया, वो हमेशा कॉलम वेक्टर की बात करते हैं। अगर उन्होंने क्यों लिख दिया कि u इज कॉलम वेक्टर, u इज कॉलम वेक्टर, और u कुछ ऐसे दे दिया, u दे दिया मैं ABC, तो अगर u कॉलम वेक्टर और u ABC लिखा है, तो इसका मतलब आपको ऐसे एक्चुअल में लिखना है, वो इस तरह ही दिया रहेगा, तब आप वहाँ ट्रांसपोज नहीं लगाएंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लिटिल बिट आपको हो सकता है कि क्या मतलब है। मतलब अगर u कॉलम वेक्टर होगा तो आपको कॉलम में ही उसको लिखना होगा, वहां कोई ट्रांसपोज नहीं लगाएंगे। ये बात अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं अपने टॉपिक को एक्सटेंड करता हूं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब वेक्टर एडिशंस क्या है, मतलब दो वेक्टर्स को हम किस तरह सम करेंगे और किसी स्केलर को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँ, जैसे दो वेक्टर है u और v, मान लीजिए Rn में है, और उनको हम क्या कर रहे हैं, उनका एडिशन करेंगे तो u प्लस v होगा, और u प्लस v भी कहाँ जाएगा आप जान रहे होंगे, Rn में ही जाएगा। तो एडिशन पे डिस्कस करने वाले कि एडिशन कैसे कंपोनेंट वाइज करते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मतलब जैसे एक वेक्टर u है Rn में और एक k है कोई R में कांस्टेंट, k का मल्टीप्लाई करें अगर u से, तो ku जो मल्टीप्लाई होगा वो कंपोनेंट में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए वेक्टर एडिशन के लिए क्या है, जैसे दो वेक्टर चाहिए Rn में, तो मैंने मान लिया दो वेक्टर है
A1 A2 और AN, और एक B वेक्टर n टपल्स में मैंने ले लिया B1 B2 Bn। n टपल्स मतलब n डायमेंशन, आप समझिए कि उसके कई दिशाएं हैं, कई दिशाओं में वो वेक्टर्स रिप्रेजेंट हैं एक साथ। तो u और v आप देख रहे हैं, ये जो वेक्टर्स हैं, अगर मैं इनको कहूं कि इनका सम कैसे निकालेंगे, इनका एडिशन कैसे निकालेंगे, मीन्स वेक्टर एडिशन, तो u प्लस v जो होगा वो होगा a1 प्लस b1। फर्स्ट कंपोनेंट से फर्स्ट को ऐड करेंगे, मतलब अगर देखा जाए n कंपोनेंट है, इसमें भी n कंपोनेंट है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड से ऐड करेंगे, और थर्ड लास्ट जो डॉट 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 an को किससे ऐड करेंगे, an से करेंगे। ये भी जब भी होगा सेट में नहीं होगा, वेक्टर्स के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं ये जो भी a1 b1 आएगा, ये भी एक रिजल्टेंट वेक्टर, कोई c1 आएगा, c2 आएगा, डॉट डॉट cn आएगा। तो मतलब वेक्टर्स का सम करना आपको मैं सिखा रहा हूँ कि जब भी दो वेक्टर्स का सम करते हैं, बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि आपको इस तरह ही सम करना है। अब आपसे मैं प्रश्न कर दूं घुमा के कि यहाँ तक तो n वेक्टर है और इसमें n-1 वेक्टर है, क्या ऐड हो सकते हैं? इनको ऐड कैसे करेंगे, और करेंगे तो किस तरह करेंगे? तो आप देखिए a1 b1 सम होगा, a2 b2 होगा, an-1 प्लस bn-1 तो होगा, लेकिन an रह जाएगा, इसलिए ये वेक्टर ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोनों वेक्टरों के लिए कंपलसरी है कि जो वेक्टर्स ऐड हो वो भी Rn में ही जाना चाहिए। जब ऐड करेंगे तो an प्लस bn-1 n-1 में जाएगा, न कि Rn में जाएगा। इसलिए जब भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं, इस बात को आपको दिमाग में सेव करके रखना होगा कि उनको एडिशन में, ये ध्यान हमें हमेशा रखना है कि उनके एडिशन में इस तरह की चीजें हो कि n डायमेंशन है तो यहाँ भी क्या हो, n। क्लियर है? एडिशन के बाद अब आपको बताना चाहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई स्केलर k है, रियल नंबर में से आ रहा है, और u वेक्टर्स है a1 a2 an। ओके, कहां से आ रहा है, Rn टपल से आ रहा है। तो अगर हमें ku निकालना होगा, क्या निकालना, ku मीन्स k टाइम्स ऑफ u, मतलब a1 a2 डॉट डॉट कामा an। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ku का मतलब क्या होगा, k का मल्टीप्लाई होगा ईच कंपोनेंट से ऑफ दी वेक्टर से। ईच कंपोनेंट मतलब k1 कामा k2 कामा kan, और ये ब्रैकेट क्या होगा, क्लोज्ड। मतलब ये भी एक वेक्टर होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर u एक वेक्टर है, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक 2u वेक्टर मिलेगा। तो वही तो कर रहे हैं कि अगर k वेक्टर है, k कांस्टेंट है, u वेक्टर है, तो ku में क्या मतलब है, k से सभी में मल्टीप्लाई होगा, वो k टाइम्स हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि k से मल्टीप्लाई करने पर क्या उस वेक्टर की डायमेंशन चेंज हो जाएगी? क्या वो वेक्टर अपनी दिशा के विपरीत होगा, और होगा तो कब होगा, कब वो अपनी दिशा के ही डायरेक्शन में होगा? ये डिस्कस करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन में कि जैसे अगर k आपका जो ku कर रहे हैं, अगर k आपका पॉजिटिव हुआ, जैसे u वेक्टर है और आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2u हो, 3 से किया तो 3u होगा, तो डायरेक्शन तो सेम होगी, 10 टाइम्स बढ़ गया, दूना हो गया वेक्टर का लेंथ। तो ku का मतलब हम कह सकते हैं कि k अगर पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन होगा किसका, ऑफ u का, u के ही डायरेक्शन पर होगा। लेकिन इफ ku में k क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव डायरेक्शन k मतलब कि कोई 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, और 0 से छोटा हो गया तो उस केस में जो वेक्टर होगा वो u अगर यहाँ है, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -u कहाँ होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, पीछे की तरफ वेक्टर आ जाएगा डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब ये लिख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ u, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा अगर k नेगेटिव होगा उस वेक्टर के, और अगर k पॉजिटिव हुआ, k मतलब स्केलर मतलब कोई भी रियल क्वांटिटी, कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स, कुछ भी। स्केलर मतलब 2 ही तो चीज होते हैं, स्केलर या तो रियल या तो कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहां तक अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो तो मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा। आप देख रहे हैं कि अपने टॉपिक को मैंने आगे बढ़ाया बेसिक्स में।
अब आ गया डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। डिफरेंस मीन्स आप समझ रहे होंगे, अगर दो वेक्टर है यू और वी, आर एन में कभी कभी बुक में क्या होता है, आर एन नहीं देता है, क्या दे देता है, के एन दे देता है, के एन, और लिख देता है के में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। के क्या हो सकता है, या तो रियल होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा, समझ रहे हैं। तो के रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। कभी कभी के एन का मतलब आप समझिए वो डिफाइन नहीं है कि सेट ऑफ रियल नंबर के टपल से आएगा या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के टपल से आएगा। रियल और कॉम्प्लेक्स में तो आप अंतर जानते होंगे, रियल तो रियल नंबर्स क्वांटिटी और कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स में आयोटा वाला भी आता है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, कॉन्सेप्ट वही है सेम, बस थोड़ा सा आयोटा यहाँ सेंस आ जाता है। तो आप यहाँ पे मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था वो आपको मैं बता दूँ कि जरूरी नहीं है कि आर एन आए, हमेशा आर एन में नहीं लूंगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज लिटिल बिट हो जाएंगे, नहीं तो सोचेंगे स्पेशल केस लगा रहे हैं, तो मैं आर ही नहीं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तक आप यही समझें। तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का मतलब है कि दो वेक्टरों का डिफरेंस मतलब u माइनस वी। अब दो वेक्टरों को कैसे घटाएंगे, कैसे उनको एक दूसरे से सबट्रैक्ट करेंगे, इस पर डिस्कशन है। तो सपोज करिए दो वेक्टर है a1 b1 a1 a2 डॉट डॉट an, और इसी तरह एक वेक्टर है b1 b2 डॉट डॉट bn। ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, rn से आ रहे हैं, ठीक, दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं rn से। अगर इनका डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालने का एक तरीका है कि आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते u माइनस बी ऐसे कर दें और u माइनस बी, तो a1 माइनस b1 फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से माइनस कर दें, कामा a2 माइनस b2 कामा an माइनस bn, ये भी कामा करके ब्रैकेट क्लोज। ये तो रिजल्ट सही है, लेकिन हम ऐसे सबट्रैक्ट नहीं करते हैं किसमें, लीनियर अलजेब्रा में, क्योंकि अलजेब्रा इसका है एक अपना रूल है। कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, v में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब v में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, -1 इंटू वी क्या होगा, -b। तो -1 को क्या करते थे हम, k को अंदर लाते थे, तो यहाँ सभी में अंदर लाएंगे तो -b1 -b2 और -bn, मीन्स -b हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ये भी कहाँ आ जाएगा, rn डबल में ही जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस हम लें u, अब इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों का एडिशन तो हम पढ़े हैं, u प्लस माइनस b, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस माइनस b1 कामा a2 प्लस माइनस b2 एंड सो ऑन, an प्लस माइनस bn। तो ये जो हमारा होगा यही है डिफरेंस ऑफ वेक्टर। बाद में से आप u माइनस b लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है कि पहले v को डायरेक्शन चेंज करेंगे, -b करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ये है हमारा ओरिजिनल प्रोसीजर फॉर डिफरेंस ऑफ वेक्टर। और अब मैं आपको जो टॉपिक देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन में देखिए आज यहाँ बेसिक्स दे रहा हूँ तो सारा दूंगा जो आपके लिए जरूरी है लीनियर अलजेब्रा में। इसके बाद मैं अपने टॉपिक को रन कराऊंगा आपके साथ। तो अब आ रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि लीनियर मतलब जिसका पावर 1 हो, पावर क्या हो, 1। तो लीनियर मतलब किसी का भी पावर 1 हो। अब पावर किसका 1 होगा, अभी आप समझ रहे होंगे, वेक्टर्स होंगे और कौन होगा। तो कॉम्बिनेशन का मतलब कई चीजों का समूह। तो जैसे u वेक्टर है हमारा a1 a2 an, और जितने वेक्टर u होंगे उतने ही हमें स्केलर्स चाहिए। तो मान ले रहे हैं कि एक स्केलर्स है, इसको हम मान ले रहे हैं ये जो वेक्टर है u, ये हमारा क्या है, u1 है, u2 है, डॉट u1 है, ठीक भाई। ये भी तो वेक्टर्स होंगे, जो कंपोनेंट होंगे ये भी तो एक वेक्टर होंगे। तो u इक्वल टू u1 u2 u1, और यहाँ हम ऐसे समझे कि हमारे पास n वेक्टर्स हैं u1 से लेके un तक, और कहाँ से आ रहे हैं, rn टपल से आ रहे हैं, ठीक। rn टपल से n वेक्टर हमने लिया, तो n स्केलर चाहिए हमें। n स्केलर मान लिए हमने, एक हो गया अल्फा1 अल्फा2 और डॉट डॉट अल्फा n। ये कहाँ से आएगा, कोई भी स्केलर हो सकता है। कोई भी स्केलर का मतलब क्या हुआ, रियल या कॉम्प्लेक्स। तो मैंने k लिख दिया।
तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या करता है, Rn भी जरूरी नहीं, Rn की जगह हम k भी लिख सकते थे, k की पावर n। अभी मैंने बताया k मतलब रियल या कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। तो u कुछ भी आ सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है कि Rn में ही बने, Cn में भी बन सकता है। C मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ n डबल्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें एक नया वेक्टर मिलता है और वो होता है यूनिक वेक्टर। क्या होता है? यूनिक वेक्टर। कैसे बनाते हैं? इन सारे स्केलर्स को हम, ये जो है ये हमारे क्या है, ये स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर्स। अगर हम स्केलर और वेक्टर्स का एक दूसरे से प्रोडक्ट करें और इस तरह करें कि उनका प्रोडक्ट लीनियर हो प्लस सम हो, कैसे होगा? अल्फा 1 u1 अल्फा 2 u2 डॉट 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 अल्फा n u1। अब आप कह सकते हैं कि सर n वेक्टर ही चाहिए, नहीं, जरूरी हो सकता है ये भी हो सकता है अल्फा 1 इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कर दें, अल्फा 2 u3 से कर दें, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। बस ध्यान देना है कि अगर n वेक्टर्स है तो हमें n स्केलर्स चाहिए, चाहे वो रिपीटेड स्केलर क्यों ना हो। तो रिपीटेड स्केलर हो सकते हैं। अब ये जो वेक्टर बना, मतलब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना, इसी को बोलते हैं क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन। शॉर्ट में एलसी भी पढ़ते हैं हम सब, समय बचाने के लिए अपना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो ये एलसी होगा, ये होगा क्या एक्चुअली? ये भी एक वेक्टर होगा। सपोज करिए वो वेक्टर भी हुआ, या u1 u2 u1 है तो मैं नाम दे रहा हूँ u वेक्टर। ये सपोज करिए ये क्या होगा? एक वेक्टर होगा। मतलब ये भी पूरा कहाँ जाने वाला है? ये Rn में जाने वाला है। तो ये हो गया हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन अब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे n वेक्टर्स और n स्केलर्स, उनको एक दूसरे से प्रोडक्ट करके सम करते चले जाए तो जो एक क्वांटिटी रिजल्टेंट मिलेगी वो भी एक वेक्टर होगी, और वो जो वेक्टर होगा वो भी Rn का ही मेंबर होगा, उसके अलग किसी का मेंबर नहीं होगा। अब आपसे कभी कभी कोई पूछता है कि अगर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्या ऐसे और भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? नहीं, ये यूनिक होता है। ये जो आपने स्केलर और वेक्टर से बनाया है ये यूनिक होगा। मतलब ये जो वेक्टर u आएगा ये केवल इसी प्रोसीजर से आएगा और किसी प्रोसीजर से नहीं आ सकता। हाँ, कुछ एक्सेप्शन केस है, वो मतलब नथिंग के बराबर है, वही चीज जीरो को लेकर के चलते हैं। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन बाय क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना ही है। जैसे u वेक्टर हमारा हो गया 1 2 3, जैसे u वेक्टर हो गया हमारा 1 2 3 और एक वेक्टर ये u1 हो गया, एक u2 वेक्टर हमने ले लिया 1 -1 और 2, और हमने स्केलर्स ले लिया अल्फा 1 हमने ले लिया 2 और अल्फा 2 ले लिया हमने 3। ठीक, अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़े तो आप कैसे बनाएंगे? अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2। ये भी क्या होगा? एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। कैसे आएगा अभी आपको दिखेगा। अल्फा 1 क्या होगा? अल्फा 1 तो 2 होगा, u1 क्या होगा? 1 2 3, अल्फा 2 3, u2 क्या होगा? 1 -1 और 2। अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो अभी आपको बताया था k, अगर k u है तो k को अंदर लाते हैं सभी में, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 3 -3 3 2 6। अब ऐसे वेक्टर्स का सम आपको मैंने सिखाया था कि कंपोनेंट वाइज फर्स्ट को फर्स्ट से, a1 को b1 से, a2 को b2 से और a3 को b3 से। तो क्या आएगा ये देखिए, 2 + 3 5, 4 + -3 +1 और 6 + 6 12। तो ये जो हमारा वेक्टर आ रहा है 5 1 और 12, ये एक्चुअली में एक नया वेक्टर होगा जिसको हम कह सकते हैं u, 5 1 और 12। और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन 5 1 2 का है ये यूनिक होगा। ये हमेशा कैसा होता है? यूनिक होगा। मतलब 5 1 और 12 लिखने का जो ये तरीका है ये यूनिक है, ये कोई अलग नहीं। ऐसा नहीं कर सकते हम कि 2 को 3 को इधर भेज दें और 2 को इधर भेज दें तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको मैं यही बताना चाह रहा था। तो इस तरह हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन भी आप समझ चुके हैं। चलिए आगे आप देख रहे होंगे कि अब हम जीरो वेक्टर पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैथमेटिशियन ने लीनियर अलजेब्रा में जीरो वेक्टर को बिना पोजीशन दिया। जीरो वेक्टर का मतलब जैसे आपने वेक्टर्स u लिया n डबल्स में, तो आपने लिखा u1 u2
डॉट डॉट u1 या a1 a2 डॉट डॉट an। तो इस तरह जो वेक्टर्स होंगे u1 u2 डॉट डॉट u1, ये u1 भी अपने आप में एक वेक्टर हो सकता है। तो ये जो u1 u2 डॉट डॉट u1 होंगे, इनमें अगर हम कहें जीरो वेक्टर किस तरह लिखेंगे, तो जीरो वेक्टर हमेशा ऐसा समझिए जैसे कोई वेक्टर अगर हमें जीरो वेक्टर लिखना हो तो उसे बोल्ड से लिखते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है जैसे कि हमारी जरूरत हो। अगर वो 2 डायमेंशन में है, जैसे अभी मैंने बताया R2, तो R2 में आपको मालूम होगा कि जीरो वेक्टर कैसे होगा, ओरिजिन पर होगा, यहाँ होगा 0 0, तो उसके लिए 2 डायमेंशन में 0 0 होगा। अगर 3 डायमेंशन में चलें तो 0 0 0 होगा। इसी तरह अगर n डायमेंशन में चलें तो 0 0 0 डॉट डॉट 0 n टाइम्स या n अप टू n टर्म तक। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर को भी हम n डबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी राइट, and this is specially represented by जीरो बोल्ड, अदरवाइज 0 0 इज सिंपल। बोल्ड तो भाई कंफ्यूज कर देगा, कभी कल बुक में भी हो सकता है कि कभी बोल्ड ना लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कि जीरो वेक्टर बोल दिया तो इसका मतलब जीरो वेक्टर होगा, सिंपली जीरो भी लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा। अब ये जो वेक्टर्स हैं वो सिंपल स्केलर्स हैं, आप समझ सकते होंगे जीरो तो स्केलर्स होता है अगर वो Rn से आ रहा है तो, ठीक है। जीरो तो हमेशा Rn से आएगा, आप जाने रहे C से भी आएगा और Rn से भी आएगा, तो जैसे कि जरूरत होगा। अब चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट को कुछ आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक को भी आगे बढ़ाते हैं बेसिक्स में। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उनका प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि प्रूफ आप कर सकते हैं, मैं इतना जानता हूँ कि इतना आइडिया हो जाएगा जब मैं आपको सिखा दूंगा। थ्योरम क्या है, जैसे कि अगर 2 वेक्टर है, पहला थ्योरम है कि अगर 2 वेक्टर है Rn में या Kn में, Kn मतलब रियल या कॉम्प्लेक्स टपल्स में, और 2 स्केलर हैं K1 और K2, किसमें से आ रहे हैं, K से आ रहे हैं, कोई स्केलर है रियल या कॉम्प्लेक्स। तो अगर UV Rn से आ रहे हैं या Kn से हम लिख रहे हैं, दिस इज Kn मतलब कुछ भी रियल कॉम्प्लेक्स, तो अगर उन वेक्टरों में इस तरह कोई सम करें, 2 वेक्टर नहीं 3 वेक्टर लीजिए U V और W, तो 3 वेक्टरों का जब सम करेंगे तो U प्लस V प्लस W, ये आप समझ रहे होंगे क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ है। मतलब इस तरह सम ऑफ वेक्टर भी क्या होगा, LHS RHS की इक्वल होगा, तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। दूसरा, जैसे अभी आपने पढ़ा जीरो वेक्टर मतलब 0 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो U प्लस 0 करें तो U मिलेगा, या 0 प्लस U करें तो U मिलेगा हमें, क्लियर। तीसरा, जैसे U प्लस अगर -1 से मल्टीप्लाई करें U में क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1U मीन्स -U, तो यहाँ -U ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा, क्लियर। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी हो गया हमारा कि चौथा प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि जैसे U प्लस V, 2 वेक्टरों का सम करें U प्लस V या V प्लस U, वो सेम होगा, वो कर सकते हैं आप। एंड फिफ्थ, जैसे हमारे कुछ वेक्टर्स हैं, जैसे हम कहना चाहेंगे अगर कि K डैश एंड U, दिस इज K1 K2 U, ये किसके इक्वल होगा, K1 K2 U के। और भी कुछ वेक्टर्स हैं, जैसे अगर हम कहना चाहें कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिसे बोलते हैं, K टाइम्स ऑफ U प्लस V क्या हो जाएगा, KU प्लस KB, KU प्लस KB। मतलब इस तरह हम करते हैं, हमारा प्रोसीजर है। या हम ये भी कर सकते हैं U प्लस V कर दें और फिर K से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थे, कुछ थ्योरम्स थे जिसके थ्रू हम करते हैं। इनका प्रूफ करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, U = 1 2 3 ले लीजिए, V = 2 3 5 ले लीजिए और W = 1 - 1 2 ले लीजिए। LHS RHS को आपको मालूम है, U प्लस V करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट कंपोनेंट से ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करना होगा सेकंड से सेकंड से। सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंट प्रोसीजर नहीं है। तो आज के लिए मैं लेक्चर इतना ही कंप्लीट कर रहा हूँ आप सबके लिए। कल जब नेक्स्ट डे हम दूसरा लेक्चर आपको बनाएंगे तो इस पर बेसिक्स में पार्ट 2 होगा, इसके बाद आपका चैप्टर होगा, कंटेंट शुरू हो जाएगा। आज लीनियर अलजेब्रा के बेसिक्स पे डिस्कशन था। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो पर कमेंट भी करिए और लाइक भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।